Hello everyone, you are welcome back to our YouTube channel MDS B.Ed Guide. So in this particular session we will be discussing about suggestion for removing defects of curriculum. As we discussed defects in commerce curriculum in previous video of commerce pedagogy, so here we will be discussing about the suggestions. प्रॉब्लम्स बता दिए हैं तो सजेशंस भी तो बताने होंगे ना, तो अभी लेके आए हैं आपके लिए सजेशंस। और इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस कोठारी आयोग ने जो दी थी, जो 1964 और 65 के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। कोठारी आयोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए 68 के अंदर जो पॉलिसी आई थी वो कोठारी कमीशन के आयोग के रिकमेंडेशन पे आई थी। तो कोठारी आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि एक कैरिकुलम के डिफेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हटाई जाए, कैसे एक अच्छा कैरिकुलम डेवलप किया जाए, उसके लिए कोठारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर एक तो जनरल सजेशंस होगी एंड जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है और उनके एक्सप्लेनेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो है इवैल्यूएशन प्रोग्राम। जैसे क्या होता है कि कोई भी आपके पास में कैरिकुलम चलता आ रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो कैरिकुलम सही है। जैसे आज कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हैं, वो सारी बुक्स एनसीएफ 2005 जो आया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी। लेकिन आज क्या 2005 वाली ही सिचुएशन है? आज ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। मार्केट के अंदर जॉब की रिक्वायरमेंट से लेके हमारी खुद की डिमांड, कंजप्शन डिमांड, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो कैसे एक बुक सेम रह सकती है, कैसे वो फैक्ट्स एंड जो भी फैक्चुअल डेटा है वो कैसे सेम रह सकते हैं। तो ये सारी है कि इवैल्यूएशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए कि उसमें क्या कमियां हैं, आज के सापेक्ष में है या नहीं, आज की जो एनवायरनमेंट है, आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो फर्स्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुड बी सेटअप। एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम हमें सेटअप करना चाहिए। सेकंड है टाइम टू टाइम चेकअप। ऐसे नहीं है कि अभी 2005 के अंदर हुआ था और अभी तक कोई बुक्स का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कोई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2020, 2021, 22 कुछ नहीं आया है। तो टाइम टू टाइम हर साल ऐसे 5 साल का वेट मत करो कि 5 साल होंगे तभी हम कैरिकुलम में कुछ अपडेट करेंगे। कैरिकुलम के अंदर अपडेट करने के लिए वी शुड बी रेगुलर, और स्टेट लेवल पे वो होना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। कैसे नहीं कि सेंटर गवर्नमेंट तो हर चीज़ को अपडेट कर रही है, स्टेट उसको चीज़ को अपडेट कर ही नहीं रहे, वही 50 साल पुराना सिलेबस चला रहे हैं, तो कोई आएगा नहीं। जैसे सीबीएसई स्कूल है तो सीबीएसई स्कूल सेंटर के अंडर तो वो अपना अपडेट कर लेते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ को हमें देखना होगा। तो बोथ हम जो भी है, ये क्या बोलते हैं इसको, कि जस्ट होल्ड ऑन, कि दोनों बोथ स्टेट और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर क्या होता है कि बच्चे के लेवल का भी ध्यान रखना है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो गई है। जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कॉमर्स के अंदर डिफेक्ट्स क्या थे, तो उनके एस्पेक्ट के अंदर बात करेंगे कि 11th 12th के अंदर स्पेशली, मतलब नॉर्मली 11th और 12th के अंदर ही कॉमर्स आती है अपने कैरिकुलम में। तो उस समय बच्चे का लेवल क्या है, डायरेक्ट उसने बेसिक टर्म्स भी नहीं पढ़े होंगे पहले कभी कॉमर्स के, डायरेक्टली उसको हाई फाई अकाउंटिंग दे रहे हो। तो बेसिक चीज़ें पहले कैरिकुलम जो प्राइमरी अपनी सेकेंडरी क्लासेस हैं उनमें भी थोड़े बेसिक वर्ड्स आने चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, ताकि 11th और 12th के अंदर डायरेक्टली फर्स्ट इंट्रोडक्शन ना हो उनका। और उनकी जो ग्रोथ है, बच्चे की क्या एज है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना हो गया है, उसकी ग्रोथ क्या है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के हमें कैरिकुलम बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गाइडिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या होगा कि टाइम टू टाइम बच्चे ऐसे नहीं है आप टेक्स्ट बुक दे दिया, कैरिकुलम दे दिया और वही रटाया सिस्टम चल रहा है। बच्चों को खुद अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको खुद सीखने दो। जैसे होता है ना कि कोई भी गेम खेलते हैं तो बच्चे वो प्लेयर्स खेलते रहते हैं, कोच उनको गाइड करता है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम अपनी स्टडीज़ के अंदर होना चाहिए। जो भी इतने हमारे कमीशंस वगैरह आए हैं, इतने जो अपन बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट आए हैं, तो उन्होंने गाइड किया कि बच्चे
टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, एज अ गाइड होना चाहिए, तो उनकी हेल्प करें, ना कि उनको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करें नॉलेज। तो गाइडिंग लर्निंग होनी चाहिए। वाइल कंस्ट्रक्टिंग कैरिकुलम देयर शुड बी इनफ स्पेस गिवन फॉर द गाइडिंग लर्निंग बोथ फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। बोला गया है कि कैरिकुलम एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, टीचर के लिए भी स्पेस होना चाहिए कि वो गाइड कर सके। ऐसे नहीं कि कुछ फिक्स चीज़ें वो आपको ट्रांसफ़र करनी है, दैट्स इट, ऐसा नहीं। स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए गाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि व्यूज़ ऑफ क्लासरूम टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। आपने देखा होगा कि कैरिकुलम है, कोई भी जो फ्रेमवर्क आता है, कैरिकुलम आता है, कोई सिलेबस आता है, एट द एंड होता किसके लिए? बच्चों के लिए। और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? स्कूल पे, स्कूल के टीचर्स की और प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की होती है सब चीज़ें मैनेज करके रहें, और टीचर की होती है कि वो कैरिकुलम उन बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाए, अच्छे से हो जाए, बच्चे समझ जाएँ, उसको बिहेवियर के अंदर लेके आ जाए। लेकिन कैरिकुलम कोई और जने बना रहे हैं, कुछ हमने अलग से बना रखी है टीम एनसीईआरटी के अंदर। जो अप्लाई करने वाले हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनके व्यूज़ ले ही नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको कैरिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। बच्चों के क्या व्यूज़ है, बच्चे क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आजकल डिमांड क्या है, तो उन व्यूज़ को भी हमें, टीचर्स के और प्रिंसिपल के व्यूज़ को भी हमें लेने चाहिए। जो कैरिकुलम हम बना रहे हैं, नया कैरिकुलम, जो डिफेक्ट्स हैं उनको हटा रहे हैं, तो टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के व्यूज़ लेने चाहिए। तो आप एक बार देख लीजिए, कैरिकुलम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय टीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। दे कैम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट, सो देयर व्यूज शुड बी कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग कैरिकुलम। तो हमें उनके व्यूज़ तो लेने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। बच्चों के एटीट्यूड को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके के बच्चे हैं, किस लेवल पे बच्चे हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या, कितना लेवल उनके सीखने का। कि प्राइमरी लेवल के बच्चों का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों अलग होता है। तो उनके लिए जो कैरिकुलम के अंदर हम टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जो सिलेबस यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को हमें ध्यान में रखना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। आजकल सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपने कॉमर्स में से 12th कर लिए, बीकॉम कर लिए, इवन सम पीपल डन देयर एमकॉम ऑल्सो, बट फिर भी उनको नहीं पता कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करें। आपने जनरल एंट्री, लेज़र, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना आता है, ठीक है, सीखा है, लेकिन नहीं पता कि कंपनी की डायरेक्ट कैसे है। और आपने वो बैलेंस शीट इतनी सी फॉर्मेट में सीखी है, और रियल बैलेंस शीट आपके सामने ला के दे दो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है कंपनी की या बिज़नेस की। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल ये होगा कि आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है कि अपने लास्ट में, जैसे एक तो कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, एंड एक फाइनेंशियल एनालिसिस का वर्क होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस के क्वेश्चंस और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं। तो मतलब ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि हमें टीचर्स ओनली वो फाइनेंशियल एनालिसिस ही सिखाते हैं और कहते हैं ये वाला क्वेश्चन करके आना है आपको, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको छोड़ देना, जिसके अंदर टैली वगैरह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसी होती है वो सिखाई जाती है। लेकिन एग्जैक्टली रियल लाइफ आज आप देख के देखो कि बिजनेस के अंदर कौन हाथ से वो नोटबुक भर भर के एंट्रियाँ कर रहे हैं या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो कंप्यूटर में ही हो रही है ना। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हो, आप बस एग्ज़ाम के अंदर परसेंटेज लाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। आप हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि मार्केट क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मशरूमिंग डे बाई डे, मतलब बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है। स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट उनका हो जो एजुकेटेड नहीं है, तो भी देखें कि एजुकेशन नहीं मिला है तो उनकी स्किल्स नहीं है। लेकिन आजकल अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड पीपल का है। एजुकेटेड स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी तक कर रखी है वो भी ऐसे घूम रहे हैं, नहीं पता उनको क्या करना है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स को अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्यों की। एमकॉम करके बैठे हैं, एमबीए करके बैठे हैं लोग, नहीं पता। तो इससे क्या, इस प्रॉब्लम से, अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज करना होगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और वो कितना यूज़फुल है मार्केट के अंदर। हम प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ दे ही नहीं रहे, बुकिश नॉलेज दे रहे हैं जो कि पूरा इनरिलेवेंट है मार्केट से। कंपनियों को चाहिए कि प्रैक्टिकल स्किल्स आएँ, कंप्यूटर यूज़ कर पाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और हम स्कूल के अंदर सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे 80 अबाउ परसेंटेज कैसे लेके आना है, रटाफिकेशन कैसे करना है, अच्छा आंसर कैसे लिखना है। दैट इज़ नॉट
एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें पहले सबसे रिक्वायरमेंट है कि नेशनल और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके की मैन पावर चाह रहे हैं, किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट है, कैसे जॉब मार्केट जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर सके अपना कैरिकुलम, ताकि जब 12th और एमकॉम वगैरह कुछ भी ग्रेजुएट हो एक स्टूडेंट, तो उसके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कोई भी जॉब करने की, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डेमोक्रेटिक एंड मॉरल वैल्यूज़। कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे के अंदर खुद से सोचने की, खुद से पढ़ने की, खुद से अपनी समझ विकसित करने की क्षमता आ सके। और एक अपना जैसे कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जना रूल करे, एक इंसान रूल करे, सारी पावर एक के पास हो, ऐसा नहीं। A student should have a values that in countries there should be democracy. He should be like respectful to the democratic idols and democratic things and moral values तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं है आप उसके अंदर बस एजुकेशन दे रहे हो, उसके अंदर moral values नहीं है, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री लेके रख रहे हो, आपने 12th कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उस जब तक आप किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे हो, किसी के लिए मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है आपकी, किसी की रेस्पेक्ट करना नहीं आ रहा, किसी से बात करने का तरीका नहीं है आपको, छोटे बड़े का कायदा नहीं है, तो क्या वैल्यू होगी आपकी उस एजुकेशन की। ना आपको प्रैक्टिकल, ना आपका एजुकेशन प्रैक्टिकल यूज़ है, ना पैसे कमा के दे रहा है, ना आपको सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट दे रहा पा रहा है, तो वो एजुकेशन कोई काम का नहीं है। एंड हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि अब जैसे कोठारी कमीशन ने, या कोठारी एजुकेशन कमीशन जिसको बोलते हैं 1964 और 65 के अंदर इनके रिपोर्ट्स इनको बनाया गया था, फिर इनकी रिपोर्ट आई और 1968 के अंदर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट आई थी वो इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आई थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि फर्स्ट पॉइंट रिसर्च इन कैरिकुलम, कैरिकुलम बनाने से पहले रिसर्च होनी चाहिए कि किस टाइप का कैरिकुलम होना चाहिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से कंटेंट होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, बच्चों की थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग एड्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि टेक्स्ट बुक को कैसे प्रिपेयर करना, उनकी टीचिंग किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि नई नई टेक्स्ट बुक बनाने हैं, उनको कैसे उनका फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए। टीचिंग एड का मतलब है कि और एक टीचर पढ़ाते वक्त कौन कौन सी टीचिंग एड यूज़ करेगा। इट मीन्स कि वो कौन कौन से हेल्प यूज़ करेगा, जैसे प्रोजेक्टर का यूज़ लेना चाहिए, चार्ट दिखाने चाहिए, मैप दिखाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। अब एक टीचर है जिसकी जॉब लग गई है टीचर की, तो अब वो पढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम पे जैसे उसने जब पढ़ा था और जब अभी पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी गैप आ जाता है। तो एक टीचर को हमेशा एजुकेशन की खुद को भी तो ज़रूरत रहती है, तो उसका भी सर्विस भी चलती रहे और उसका एजुकेशन साथ साथ में, जैसे हम अपने सरकारी स्कूल वगैरह के अंदर देखा होगा कि टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग, 7-8 दिन की ट्रेनिंग होती है उनकी। उसके अंदर उनको नए मेथड्स यूज़ करवाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया कंटेंट आया है, कुछ नए तरीके आए हैं, कुछ नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो उसकी सारी ट्रेनिंग दी जाती है टाइम से टाइम पे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब या फिर फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे है कि इन्होंने कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। आप सिलेबस के अंदर तो लिख दो कि ऐसे एक्टिविटीज़ से करवाओ, ऐसे काम करवाओ, प्रोजेक्टर से सिखाओ, बच्चों को बाहर घुमा के सिखाओ, ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं वो खुद प्रैक्टिकल करके सिखाओ, जो कॉमर्स के अंदर है वो रियल लाइफ के अंदर चीज़ें करके सिखाओ, लेकिन स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने ये फोकस किया था और इन्होंने ये बोला था कि स्कूल के अंदर फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए, हमें स्कूल को सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम टू स्कूल्स। फ्रीडम टू स्कूल्स का मतलब है कि एट द लास्ट कैरिकुलम इम्प्लीमेंट किसको करना है, ऑफ कोर्स टू स्कूल टीचर्स को करना है। तो कुछ फ्रीडम स्कूल टीचर्स को और स्कूल को दी जानी चाहिए कि वो अपने मेथड खुद अडोप्ट कर सकें, उनके अकॉर्डिंग कौन सा लेवल है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है, वो खुद को भी थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, वो भी अपने टॉपिक कुछ इंक्लूड कर सकें, सोसाइटी उनकी कम्युनिटी के हिसाब से, उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उस कैरिकुलम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे तरीके उन पर भी डिपेंड होने चाहिए कि इतना फ्रीडम हो कि वो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकें कैरिकुलम के अंदर।
नेक्स्ट है अपडेशन ऑफ कैरिकुलम। जैसे हमने देखा है कि मोस्टली क्या होता है कि एक कैरिकुलम को बुक के अंदर अपडेट 5 साल से होते हैं, कोई भी कैरिकुलम के अंदर चेंज वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। आजकल का जो टाइम आ गया ना, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। आप देखोगे कि 5 साल पहले क्या सेम ऐसा सिनेरियो था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। बुक पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, क्या पढ़ रहे हो वो सब कुछ तरीका, आजकल रिक्वायरमेंट पूरी ऑनलाइन सिस्टम की हो चुकी है। तो क्या वो 5 साल का वेट करोगे कैरिकुलम के अंदर चेंज करने का? नहीं, कुछ चेंजेस आ गई है। जैसे रिसेंटली काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, 370 की धारा हट चुकी है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेट करोगे 11th क्लास के कि 5 साल होने के बाद ये चीज़ ऐड करोगे? या जैसे कॉमर्स के अंदर कैरिकुलम के अंदर जीएसटी ऐड हुआ था, तो 5 साल का वेट करोगे कि जीएसटी को ऐड करने के लिए 5 साल होंगे कंप्लीट, फिर तभी जीएसटी ऐड कर पाएंगे? नहीं, चेंज हुआ है तो उसको एट द स्पॉट हमें इंक्लूड करना होता है, अपडेट करते रहना है। तो ये सारी रिकमेंडेशन, ये कुछ रिकमेंडेशन थी जिनमें से जो अपने कोठारी कमीशन ने दी थी 1964 और 65 के बीच में, और कुछ रिकमेंडेशन थी जो जनरल थी। एंड आप देख सकते हैं ऐसे। और जैसे इसका पहला पार्ट था जिसके अंदर डिफेक्ट कंसल्ट हमने डिस्कस किए थे, वो अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें लिस्ट में देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज maybe they are also require some content to read the pedagogy of commerce. And stay tuned for more updates. Thank you, take care, bye bye.